मैं अचल मल्होत्रा साहब के पास जा रहा हूं। अचल मल्होत्रा साहब, ये फील्डिंग सेट है कुल मिलाकर, और 100 दिन पूरे होने वाले हैं 2 दिन बाद। ये क्या वाकई कहीं कहीं करीब आपको फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, या हाइटस वाला निशान दिखाई दे रहा है करीब में? सर दिनेश जी, हम यहाँ बैठ के परेशान हो रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को 100 दिन हो गए। अब उधर देखिए 4.5 साल हो गए रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और कहीं भी खत्म होने को दिखाई नहीं दे रहा। वो भी लग रहा था कि 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि आपने भी बचपन में पतंगबाजी करी होगी। ये ऐसा पेच लड़ गया है, ऐसा पेच उलझ गया है, इसमें कभी तो डोर को ढील दी जा रही है और कभी डोर को खींचा जा रहा है। अब देखना है कि डोर कमजोर किसकी है। तो आप पीछे लड़ते हैं ना, तो उसमें जिसकी डोर कमजोर पड़ जाती है या ठीक से उसका वो लग जाता है, तो दूसरे की पतंग कट जाती है। अभी फिलहाल लग नहीं रहा है ऐसा कुछ भी, और अपने ही इस चक्रव्यूह में इस समय डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, कमाल की बात यह है कि नेतन्याहू जिसके कहने पर उन्होंने अपनी अमेरिका की फर्स्ट एवर टाइम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करी, ईरान के साथ युद्ध किया। पहले भी उन्होंने बंकर बस्टर बम मारे और इतने दिन से लड़ाई करी। अब वो भी उन्हें ठेंगा दिखा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन है। एक किसी रिपोर्ट में मैं देख रहा था, उन्होंने एडमिट किया कि मैंने फोन कॉल में नेतन्याहू को क्रेजी कहा। तो देखिए, बात यहाँ तक पहुंच गई है कि नेतन्याहू समझ नहीं पा नेतन्याहू तो अड़े हुए हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव अभी कहीं भी पूरा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ से बाहर निकलने में समझ में नहीं आ रही। तो वो कभी ढील दे रहे हैं, कभी खींच रहे हैं, कभी ढील दे रहे हैं, कभी खींच रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं आ रहा। नतीजा नील बेटा सन्नाटा, वो चल रही है पोजीशन आज की तारीख में। कल क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। और जो ट्रम्प के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेंसिटिव डेटलाइन है, जो उनके मिड टर्म इलेक्शंस है, वो नजदीक आ रहे हैं। आपने देखा, हालांकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक वैल्यू है कि सेनेट में उनका कांग्रेस में जो उन्होंने बिल पास हो गया, रिपब्लिकन्स तक दूसरी तरफ चले गए हैं। और उन्होंने कहा सर, मुझे तो मतलब ये अदर वे राउंड देख रहा हूं मैं इसको, माफ कीजिएगा, हो सकता है कि ये बेवजह की क्यूरियोसिटी हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अब ट्रंप असल में अपने घर की तरफ से संदेश देना चाहते हैं, और ये इनडायरेक्टली उसका टारगेट ऑडियंस उनके बेंजामिन नेतन्याहू हैं कि देखो मेरे घर से कितना प्रेशर पड़ रहा है। रिपब्लिकन्स भी दीवार फांदकर डेमोक्रेट्स की तरफ जाकर वोट कर रहे हैं। अब ऐसे हाल में मैं तुम्हारा और कितना साथ देता रहा हूं, मुझको लगता है इसका दूसरा मायना यह भी है। सर नहीं, ये इस चीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अभी डेफिनेटली इस बात का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आर्गुमेंट की तरह यूज कर सकते हैं कि नेतन्याहू इनफ इज इनफ, मेरी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, मेरी पॉपुलैरिटी रेटिंग गिर रही है, मेरे अपने रिपब्लिकन्स जो है क्रॉस ओवर कर रहे हैं। तो इस आर्गुमेंट को यूज करके, लेकिन नेतन्याहू तो अड़े हुए हैं ना। वो, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव अभी पूरा नहीं हुआ। अगर नेतन्याहू में थोड़ी सी भी वो रहती, कि अगर थोड़ी सी भी इच्छा होती कि इस बात को कहीं कंक्लूसिवली परमानेंट पीस डील करनी है, तो वो इस तरह लेबनान में जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते। राइट। तो वो तो स्पॉइलर वो कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो सब ठीक है, आपने कहा तो सीजफायर कर लेते हैं, मैं ईरान पे नहीं करूंगा हमला, लेकिन मैं हिजबुल्लाह और इनको नहीं छोड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं फ्रंट खोल के रखूंगा। तो स्पॉइलर का रोल है ना ये। राइट। तो अब कौन चाह रहा है आज की तारीख में कि हो जाए डील? पहले तो चाहना बहुत जरूरी है, फिर सवाल आएंगे मुद्दे, किस मुद्दे पे कितनी ढील दी जाए, कितनी कंसेशन दी जाए, कौन सा मीटिंग ग्राउंड बनाया जाए। मुद्दों की बात तो उठेगी फिर बाद में। ठीक है, अभी तो वो जो पॉलिटिकल विल शांति लानी है। सर, आपने पतंगबाजी का उदाहरण दिया। पतंगबाजी भी रात के समय ठहर जाते थे लोग, पतंगबाज भी ठहर जाते थे। यहाँ तो दिन रात चल रहा है, और वो जो कह के गए थे, वो कहते थे हम तो सद्दे से काट देंगे, हत्थे से काट देंगे, जो ये दावा करके गए थे, और वो काटा है। चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे बहुत जल्दी चिल्लाने का मौका मिलेगा। वो खुद ही कह रहे हैं कि मादुरो नहीं है, वेनेजुएला नहीं है। अब जरा देखिए, दुनिया भर में अपने नागरिकों को अमेरिकी विदेश मंत्रालय का अलर्ट, युद्ध की स्थिति में अमेरिकी नागरिक शेल्टर का रखें पता। ये पूरी दुनिया में अलर्ट किया जा रहा है। समझिए अब किस किस तरीके का थ्रेट परसेप्शन है अमेरिका को और अमेरिकी नागरिकों को। खाड़ी और मिडिल ईस्ट के 9 देशों में ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इजराइल, ओमान, सऊदी अरब समेत कई देशों में अलर्ट है। ईरान, इराक, यमन, लेबनान के लिए डू नॉट ट्रैवल। ये बहुत बड़ी एडवाइजरी, और ये खतरे का बड़ा निशान देखा जा रहा है, एकदम रेड देखा जा रहा है। डू नॉट ट्रैवल। और क्योंकि मिडिल ईस्ट से अभी यात्रा करके विनोद ऑगस्टीन सर आए हैं। विनोद ऑगस्टीन सर, क्या ये वहां की फिजा में भी महसूस हो रहा था आपको?
अब वहां की फिजा बिल्कुल ही लगभग उजड़ चुकी है दिनेश जी। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस सड़क पे चलना मुश्किल हो जाता था 9 बजे में, इक्का दुक्का गाड़ियां दिखती हैं। तो डर का माहौल जरूर है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं, ये वॉर थम भी जाए दिनेश जी, ये जो डर का माहौल जो है, या फिर एक प्रश्न चिन्ह जो है कि इस इलाके में सुरक्षा बिल्कुल 100% है, ये प्रश्न चिन्ह इस पूरे इलाके में लग चुका है। और आपके मेरे जीवन काल में ये प्रश्न चिन्ह जाने वाला नहीं है। तो सारा बिजनेस, सारा चीजें जो है भविष्य में इसी प्रश्न चिन्ह के गिर्द ही होगा। और कोलैप्स कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये और 100 दिन चला तो मिडिल ईस्ट का कोलैप्स लगभग ये बहुत बड़ी बात। और विनोद ऑगस्टीन साहब अगर ये कह रहे हैं, और खास तौर से वो यहां पर बहुत सोच समझकर, और बल्कि वैसे शब्दों का जो बहुत ज्यादा झटका ना दे, उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अगर ये बातें कह रहे हैं, तो समझिए सामने दिखाई दे रहा खतरा कितना बड़ा है मिडिल ईस्ट को लेकर। वो ये जो कह रहे हैं वेस्ट एशिया को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। विनोद ऑगस्टीन कह रहे हैं कि अब ऐसा लगता नहीं है कि जो पहले के दिनों की सामान्य स्थितियां थीं वो कभी बहाल हो पाएंगी, नेवर एवर। और अगर ये चलता रहा और अगले 100 दिन तक इस तरीके का ये जो अभी स्थितियां हैं चलती रहीं, तो फिर मिडिल ईस्ट कोलैप्स कर जाएगा, विनोद ऑगस्टीन कह रहे हैं।